बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में ट्रैफिक नियमों को लेकर के अब कड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले गाड़ी चालकों पर अब केवल जुर्माना भरने से बात नहीं बनने वाली है। बिहार परिवहन विभाग ने ये व्यवस्था लागू की है कि अगर कोई भी व्यक्ति 3 बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या फिर रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिहार में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान करने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन अधिक आसानी से पकड़े जाएंगे। AI के जरिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैफिक नियमों पर निगरानी रखी जाएगी और फिर जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। दोस्तों इंस्टाग्राम पर दोस्ती प्यार और धोखे का एक मामला सामने आया है। बिहार के पटना से सामने आया है। आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर एक दोस्ती हुई, एक लड़की से दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर लड़की ने मिलने की बात कह करके बुलाया और लड़का मुंबई से भाग करके पटना आ गया। फिर क्या था, लड़के को नंगा करके पीटा गया है और साथ ही साथ फिर उसके पिता से 5 लाख रुपए फिरौती मांगी गई है। दोस्ती, लब और धोखा की ये वारदात बिहार की राजधानी पटना की है, जिसे पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा लिया। आपको बता दो कि इस मामले में पुलिस सक्रिय हुई है। महिला के पति सहित 2 को गिरफ्तार करके युवक को बरामद कर लिया गया है। कुछ ही घंटों में पूरी कहानी का खुलासा हो गया है, जब बिहार के भागलपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सरस्वती जिले के गिलोला के रहने वाले युवक को बरामद कर लिया है, जबकि महिला के पति मुंगेर के तारापुर स्थित पुरानी बाजार के रहने वाले और फिर उसके साथ मुजाहिदपुर के नगर के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और फिर उससे पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके क्राइम करने वाले इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं और अनजान लड़की या फिर लड़के से बात करते हैं तो फिर आप संभल जाइए, नहीं तो फिर आप पर भी मुसीबत आ सकती है। दोस्तों बिहार में शीतलहर के प्रकोप अचानक बढ़ गया तो फिर जिलों में छोटे बच्चों के लिए प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का फैसला किया। बिहार के कई जिलों में छोटे बच्चों की कक्षाओं को बंद रखा गया है। बिहार में ठंड का असर कहर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्कूल बंद रखने की अवधि भी आगे बढ़ाई गई है। जब कई जिलों में अब 18 जनवरी तक स्कूल बंद रखे गए हैं। वहीं पर मौसम का मिजाज जिस तरह से बना हुआ है उसे देखते हुए अब ये भी संभावना बढ़ी है कि स्कूल बंद रखने की तिथि और भी बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दो कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में प्रचंड ठंड ने दस्तक दी है। बर्फीली हवाओं की वजह से बिहार में कनकनी बढ़ी है। धूप के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। यह न्यूनतम ही नहीं बल्कि अधिकतम तापमान भी काफी अधिक गिरा है। वहीं पर बिहार में ठंड बढ़ी तो फिर पटना डीएम ने आगे भी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है और फिर 18 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पटना में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तो अधिकतम तापमान 22 डिग्री शुक्रवार को रहा। वहीं पर राजधानी पटना समेत आसपास के न्यूनतम तापमान में अभी और भी गिरावट होने की संभावना है। दिन का पारा भी तेजी से लुढ़का है। पश्चिमी विक्षोभ का असर आने वाले दिनों में दिख सकता है और फिर 2 दिन बाद कोल्ड डे की स्थिति बनने के आसार हैं। दोस्तों अब साइबर फ्रॉड पर कंट्रोल लगेगी और साथ ही साथ मोबाइल चोरी भी थमेगी। आपको बता दूं कि बड़े मात्रा में मोबाइल चोरी और फिर साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते हैं, जो अब बहुत जल्द इस पर रोक लगाई जाएगी। दरअसल बात है कि एक ऐप है संचार साथी ऐप। इस ऐप के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस ऐप के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं मिल सकता है। आपको बता दूं कि संचार साथी मोबाइल ऐप से धोखाधड़ी वाले नंबर को पकड़ना आसान होगा। अब तक संचार साथी पोर्टल केवल कंप्यूटर पर ही उपलब्ध था, अब ऐप आ गया है। इससे चोरी वाले मोबाइल बरामद करना आसान होगा। यह ऐप को दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और फिर डिजिटल भारत निधि के तहत इंस्ट्रा सर्किल रोमिंग की भी लॉन्चिंग हुई है। यह कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन टेलीफोन भवन में हुआ है। एक अधिकारी ने बताया है कि संचार साथी मोबाइल ऐप से साइबर फ्रॉड करने वाले मोबाइल नंबर को पकड़ना आसान होगा। यह ऐप पर रजिस्टर्ड होंगे तो फिर मोबाइल
मोबाइल पर कोई भी फ्रॉड कॉल आता है तो उसे उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, जहाँ संबंधित फ्रॉड नंबर को ट्रेस भी किया जा सके। यह कार्यक्रम में दूरसंचार विभाग के आर यादव, सूर्य प्रकाश, दिलीप कुमार, AK मिश्रा आदि पदाधिकारी मौजूद थे। संचार साथ ही पोर्टल को जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था, जहां अब तक बिहार के 34,707 उपभोक्ताओं ने मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज की है, जहां उनके मोबाइल नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद संबंधित पुलिस विभाग ने इसमें से 23,523 मोबाइल नंबर को बंद कर दिया, लेकिन इसमें से केवल 2,547 मोबाइल नंबर ही बरामद हुए हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया समेत 3 शहरों में तारामंडल बनाया जाएगा, जिसको लेकर के 13 करोड़ रुपए राशि खर्च होगी। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्णिया समेत 3 जिलों में तारामंडल जल्द स्थापित होंगे। जमुई, पूर्णिया और फिर मोतिहारी में तारामंडल स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इन तीनों जगह चिन्हित जमीन पर तारामंडल स्थापित करने की कार्यवाही शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। जहाँ आपको बता दूं कि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की टीम तीनों जिलों में चिन्हित जमीन का निरीक्षण करने आएगी। केंद्रीय टीम द्वारा तारामंडल के लिए उपयुक्त जमीन के संबंध में रिपोर्ट देने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रालय की देखरेख में ही तारामंडल का भवन निर्माण होगा। एक तारामंडल की स्थापना पर लगभग 13 करोड़ राशि खर्च होती है। जब किसी भी राज्य में तारामंडल की स्थापना के लिए केंद्र और फिर राज्य सरकार द्वारा बराबर राशि खर्च करने का प्रावधान। अभी बिहार में पटना और फिर दरभंगा में तारामंडल। पटना में स्थापित तारामंडल में 4 थीम पर शो दिखाए जा रहे हैं। दरभंगा तारामंडल के संचालन की जिम्मेदारी वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन को दी गई है। यहाँ तारामंडल के माध्यम से बच्चों और फिर लोगों को सौर मंडल से संबंधित विशेष जानकारी मिल रही है। दोस्तों, बिहार के बेतिया में एक राइस मिल से मजदूर को पिस्तौल का भय दिखा करके अगवा करने और फिर जबरन उससे जमीन लिखवाने के मामले में पुलिस को मंत्री रेणु देवी के भाई की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही थी, लेकिन मुख्य अभियुक्त रवि कुमार उर्फ पन्नू फरार था। इस बीच कुर्की की तैयारी तेज हो गई जब पुलिस ने पन्नू के घर पर इश्तेहार चिपकाया, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। वह नेपाल में छिपा था, जब कुर्की के डर से उसने शनिवार को सरेंडर कर दिया। आपको बता दूं कि एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने जानकारी देते हुए बताया है कि अपहरण मामले के मुख्य अभियुक्त रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने सरेंडर कर दिया है। जब पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उसने सरेंडर किया, तो एसपी ने कहा कि लगातार कुछ दिनों से छापेमारी चल रही थी। कोर्ट में हल्की चूक पुलिस से हुई थी और फिर इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। उसके बाद वारंट लेकर के अब कुर्की की तैयारी चल रही थी। यह कुर्की के डर से पिन्नू ने सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बिहार के पटना आए। यहां पर राहुल गांधी ने गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर के क्रांतिकारी बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा RSS के विचार को हराने का आह्वान किया है। जब बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, राहुल गांधी ने पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा है और फिर दूसरी तरफ भाजपा RSS की विचारधारा नफरत और हिंसा की विचारधारा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और फिर उसकी विचारधारा कर सकती है। राहुल गांधी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि अगले साल चुनाव बिहार में है। राहुल गांधी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि अगला चुनाव बिहार में है और फिर ये एक क्रांतिकारी प्रदेश है। जब देश में जब भी बदलाव होता है तो फिर उसकी शुरुआत बिहार से ही होती है। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। हम भाजपा और फिर RSS की विचारधारा को बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के हराएंगे। राहुल गांधी ने बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार प्रश्न पत्र लीक का केंद्र बन गया है। यहाँ पर पूरा तंत्र बिक गया। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों, अल्पसंख्यकों सबके लिए लड़ना है और फिर यहाँ पर भाजपा की विचारधारा को हराना है तथा संविधान को जिताना है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के NDA की रणनीति और फिर उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने नीतीश कुमार और फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना करके कहा कि बिहार में अब गड्ढों वाली सड़कें और फिर कानून व्यवस्था की खामियां इतिहास बन चुकी है। जब डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, जब उन्होंने जोर देकर के कहा कि बिहार में अब कानून का राज है और सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हर क्षेत्र
क्षेत्र में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा है कि पहले बिहार को गड्ढों और फिर अराजकता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब आप जहां भी जाएंगे विकास के प्रमाण मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को श्रेय दिया है। दोस्तों, वक्फ बिल जेपीसी के सदस्य और फिर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि वे इस विधेयक का समर्थन करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करते हैं या नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि वे चुप रहते हैं और फिर अगर वे कुछ कहते हैं तो फिर वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि वे देश के सबसे अवसरवादी राजनेता है। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने अधिवक्ताओं, पत्रकारों, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और फिर राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव के साथ बैठक की। उन्होंने अपने विचार रखे। दोस्तों, बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विपक्ष अभी से ही जोड़-तोड़ करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कल पटना पहुंचे थे। उन्होंने कल पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। जहां वहां से निकलने के बाद राहुल गांधी राबड़ी आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से मिले। राहुल गांधी के संविधान सुरक्षा सम्मेलन पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की जातीय जनगणना पर टिप्पणी करने से पहले बताना चाहिए कि कर्नाटक सरकार ने 2016 में 160 करोड़ रुपए खर्च करके जो जातिगत जनगणना कराई वह 8 साल बाद भी जारी क्यों नहीं हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और फिर तेलंगाना में कांग्रेस कब जातिगत जनगणना कराएगी। उन्होंने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी खुद संविधान के लिए उन्हें बिहार की जातीय जनगणना ही नहीं बल्कि देश का चुनाव आयोग, ईवीएम, संसद और फिर विधानसभा के फैसले तक फर्जी लगते हैं। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि कर्नाटक की जातिगत जनगणना आदि फर्जी नहीं है तो राहुल गांधी उसे जारी कराने का साहस क्यों नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार के 13 जगहों पर नवजात शिशु देखभाल इकाई की शुरुआत फरवरी माह में की जाएगी। इसके बाद बिहार देश में पहला राज्य होगा जहां पर जिले स्तर पर MNCU संचालित होंगे। जब पांडे की अध्यक्षता में शेखपुरा स्थित स्वास्थ्य भवन के सभागार में राज्य स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जब बैठक में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, संचालित योजनाओं की प्रगति और फिर भविष्य की प्राथमिकताओं पर गहन चर्चा की गई है। इस अवसर पर पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग आम जनता को सुलभ और फिर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में 80,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया है, जिसका उद्देश्य बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और फिर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बहाली की घोषणा की है। ये भर्ती TRI के तहत की जाएगी, जिसमें 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बारे में जानकारी शेयर करते हुए अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया उन युवाओं के लिए एक बड़ी अवसर होगी जो कि शिक्षा क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे मन लगा करके पढ़ाई करें, क्योंकि जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बिहार के स्कूलों में शिक्षक की कमी को दूर करना है। बिहार में कुल 75,000 से अधिक स्कूल हैं और फिर इन स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। इनमें से TRI 4 के तहत 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा TRI 3 में खाली रह गए 21,397 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। दोस्तों, बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लाइब्रेरियन की बहाली की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इसे लेकर के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान कई संगठनों ने मार्च निकाल करके मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। 8 नवंबर को भी बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने पटना विश्वविद्यालय कमेटी द्वारा बिहार लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2023 जारी करने एवं लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। इसके बाद अब इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र लिखा गया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की तरफ से सभी DEO से पत्र लेकर के ये जानकारी मांगी गई है।
दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक बने 3 शिक्षकों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की गई है। ये शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके शिक्षक की नौकरी कर पाने में सफल रहे थे, लेकिन विभागीय जांच के बाद उनके प्रमाण पत्र झूठे पाए गए हैं, यानी कि फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं, जिससे हरकत मच गया है। इस मामले में बर्खास्तगी के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और फिर वेतन वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, 5वीं और 8वीं में पढ़ाई कर रहे बिहार के करीब 25 लाख बच्चे की परीक्षा बोर्ड की तरह होगी। वजह है नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा देना, यानी कि अब बच्चे का प्रदर्शन खराब रहा तो फिर उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। इसको लेकर के स्कूली शिक्षा और फिर साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है। अब ये बच्चे वार्षिक परीक्षा देंगे, जी हाँ, सालाना परीक्षा, लेकिन इसमें यदि वे फेल हुए तो फिर उन्हें परिणाम की घोषणा के 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देनी होगी। पहले के नियम के अनुसार ये निर्भर करता था कि वे बच्चों को पास करेंगे या फिर फेल। अब इस नियम का पालन केंद्रीकृत तरीके से होगा। स्कूलों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सभी स्कूलों में शिक्षक नीतिगत तरीके से पढ़ाएंगे। जब हर राज्य शैक्षणिक रिपोर्ट कार्ड जारी हो, इसके लिए ये नियम किया गया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना जहां राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेसी उत्साह में थे, लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की हालात बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हो गई। जब पप्पू यादव ने राहुल गांधी के पास पहुंचने से लेकर के उनकी नजरों में आने के लिए क्या क्या ना जतन किए, लेकिन सब बेकार हो गए। राहुल गांधी के दिन भर के दौरे में पप्पू यादव को कहीं कोई भी भाव नहीं मिला, लिहाजा वे कहीं भी नजर नहीं आए। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी के पटना दौरे का मुख्य मकसद कुछ एनजीओ द्वारा आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेना था। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद अली अनवर ने किया था। अली अनवर के निमंत्रण पर ही राहुल गांधी पटना आए थे। जब पटना के बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पप्पू यादव के साथ खेला हो गया। कार्यक्रम आयोजन समिति के एक सदस्य ने बताया है कि पप्पू यादव पिछले कई दिनों से संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे थे। जब पप्पू यादव ने कार्यक्रम आयोजकों को कई दफे फोन करके ये कहा कि वे इस सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं। कार्यक्रम आयोजकों में से एक ने बताया है कि पप्पू यादव के कुछ लोग उनसे मिलने भी नहीं आए। वे भी गुहार लगा रहे थे कि उनके नेता पप्पू यादव को सम्मेलन में आने की अनुमति दी जाए, लेकिन आयोजक इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे कार्यक्रम में किसी किस्म का विवाद नहीं चाहते थे। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रालोजपा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गई है। रालोजपा एनडीए या फिर महागठबंधन किसके साथ आएगी, आगामी चुनाव लड़ेगी, इस पर फरवरी महीने में फैसला लिया जाएगा। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि पशुपति पारस के नेतृत्व में अगले माह राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। जब उसके दूसरे दिन रालोजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरज भान सिंह की अध्यक्षता में तय किया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस मोड में पार्टी को आगे बढ़ाना है, या इससे गठबंधन के स्वरूप को लेकर भी फैसला होगा। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और फिर पार्टी के लोगों को पूरी तरीके से सक्रिय कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के शिवहर जिले में रात में प्रेमिका से मिलने गए युवक की शादी करा दी गई। जब मामला ताजपुर गांव का है। जानकारी के अनुसार लड़की ने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया तो फिर लड़का 17 किलोमीटर दूर कल रात में ही उनसे मिलने पहुंच गया। रात के अंधेरे में दोनों मुलाकात कर रहे थे, तभी प्रेमिका के घर वालों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करा दी गई। आपको बता दें कि नगर थाना अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया है कि लड़का और फिर लड़की दोनों बालिग है, दोनों को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। फिर भी दोनों तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस ने लड़की का बयान लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पर बताया जा रहा है कि लड़का और फिर लड़की कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों की शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब वीडियो में देखा जा सकता है कि एक प्रेमी रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने गया, लेकिन प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और फिर तुरंत शादी करवा दी गई। दोनों कई बार एक दूसरे से पहले भी मिल चुके थे। परिजनों का कहना है कि खरमास भी खत्म हो गया और फिर इसलिए दोनों की शादी करा दी गई है। दोस्तों, बिहार में हुई शादी के बाद नई नवेली दुल्हन और फिर दूल्हे को लेकर के उत्तर प्रदेश वापस लौट रहे परिवार के साथ लूटपाट हो गई। जब लुटेरे हथियारों से लैस होकर के वहां पर आए थे, जब उन अपराधियों ने गाड़ी में सवार दूल्हे के जीजा को गोली मार दी। घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए निजी नर्सिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और फिर अफसरों का दावा है कि लुटेरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 80 कोदरकट्टा पुल के पास का है, जहाँ पर बीते देर रात यूपी नंबर की एक गाड़ी को जो की
शादी के बाद दूल्हा और फिर दुल्हन को लेकर के यूपी जा रही थी। उस गाड़ी को सड़क लुटेरों के एक ग्रुप के द्वारा पहले तो ईंट मार करके गाड़ी के शीशा को फोड़ दिया। जब पिस्तल की नोक पर गाड़ी में बैठे बारातियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने के दौरान जब एक बाराती ने इसका विरोध किया तो फिर अपराधियों ने उसे गोली मार दी। ये गोली उसके गर्दन में लगी। घटना के बाद उसे लेकर के मुंगेर इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी गई है। दोस्तों, बिहार में करीब 9 साल बाद जमीन का न्यूनतम मूल्य पंजी बढ़ने जा रहा है। इसके कारण रजिस्ट्री शुल्क में 3 से 4 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। नए MVR के तहत जमीन की रजिस्ट्री 2025-26 से शुरू होने की संभावना। इस बीच जमीन के वर्गीकरण को लेकर के मूल्यांकन का काम भी प्रारंभ हो गया, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। आपको बता दूं कि बीते 9 वर्षों से जिले के जमीन के MVR में कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन अब इसके बढ़ने की तैयारी तेज हो गई है। ये माना जा रहा है कि इसके लिए जल्द ही सर्वे शुरू होगा, जिसके बाद MVR में वृद्धि की जाएगी। लंबे समय से MVR में वृद्धि न होने के कारण यह संभावना जताई जा रही है कि अब MVR बाजार मूल्य के आसपास हो सकता है, जिससे जमीन की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, राजद की कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी से जुड़े हुए कई मामलों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जब बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार गठन करने को लेकर के संघर्ष करने का निर्णय लिया है। जब पटना के होटल मोरिया में करीब 1.5 घंटे तक चली राजद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राजद को पूर्व में राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त थी, जहां अभी क्षेत्रीय दल की मान्यता है। हमें राष्ट्रीय दल की मान्यता हासिल करने के लिए फिर से मेहनत करनी होगी। दोस्तों, बिहार में मौसम फिर से खेला करने वाला है। पटना सहित पूरा बिहार रविवार को शीत दिवस की चपेट में रहेगा, यानी कि आज। इससे लोगों को विशेष करके सुबह और फिर शाम में भीषण ठंड का सामना करना होगा। मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य और फिर दक्षिण मध्य भाग के 26 जिलों में शीत दिवस को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट्स के अनुसार पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में शीत दिवस रहने के आसार हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि बगैर काम के घरों से बाहर नहीं निकले। जरूरत पड़ने पर पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, अन्यथा सर्दी की मार झेलनी पड़ सकती है। वैसे पटना सहित कई जिलों में कल बादल छटते ही धूप निकली है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि पटना सहित 28 शहरों के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। ठंड का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। जहां कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचे थे। उन्होंने जीविका दीदियों से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जीविका दीदियों से बातचीत करने के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी, ठीक, अब कितना बढ़िया हो गया है, सब अच्छा कपड़ा पहन रही है और बोलती कितना बढ़िया है। जब पहले नहीं बोल पाती थी, बहुत अच्छा है, अब बोलने लगी है। जब नीतीश कुमार के इसी बयान पर राजद हमलावर हो गया है। जब वीडियो ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने लिखा है कि पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं, स्वावलंबन और फिर सम्मान भी पहनती थी। नीतीश कुमार जी, उन्होंने आगे लिखा है कि स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए, आप सीएम है, महिलाओं के फैशन डिजाइनर नहीं है। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर के अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन मत बंद कीजिए। ये बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा है कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं, गड़बड़ा गए हैं। दोस्तों, आरजेडी के एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा और फिर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पार्टी ने तेजस्वी यादव को अब राष्ट्रीय जनता दल के महत्वपूर्ण और बड़े फैसले को लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि अब तेजस्वी यादव को पार्टी के मामलों में लालू प्रसाद यादव के बराबर अधिकार मिल गए हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शामिल नहीं हुए। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को ये जिम्मेदारी मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इसके अलावा ये भी संकेत मिलता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के नेतृत्व में बड़े बदलाव और फिर
फैसले की संभावना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का स्पष्ट ऐलान किया गया है कि तेजस्वी यादव पार्टी के किसी भी राजनीतिक फैसले में लालू प्रसाद यादव के साथ पूरी तरीके से सहमत होंगे और उनके फैसले के अधिकार को साझा करेंगे। दोस्तों, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है और फिर इससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और फिर पेंशन धारकों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। 8वें वेतन आयोग से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और फिर 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। जहाँ सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और फिर 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और उससे पहले ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार लागू कर सकता है। अब इस बीच सवाल भी आ रहा है कि 8वें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, उनकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए पंचायती राज विभाग ने नई भर्तियों की घोषणा की है। बिहार ग्राम कचहरी में सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ps.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2025 है। बिहार ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए भर्ती जिला विशिष्ट है, जहाँ आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। वहीं पर पात्रता मानदंड और आय सीमा के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में पाई जा सकती है, जिसमें आवेदकों के आवेदन किए करने के लिए सीधा लिंक भी दिया गया है। आयु सीमा श्रेणी के आधार पर अलग अलग है, जहाँ अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और फिर महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। ये भर्ती अनुबंध के आधार पर की जा रही है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करना शामिल है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक अहम निर्णय लिया है। बिहार सरकार वृद्धा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को दोगुना से भी अधिक करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत बिहार के बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है उसे बढ़ा करके 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। वर्तमान में बिहार सरकार वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को केवल 400 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। ये राशि काफी कम थी, जिससे बुजुर्गों के लिए अपनी जीवन यापन की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई थी। लेकिन अब इस पेंशन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, जिससे बुजुर्गों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। नई पेंशन राशि 1,000 रुपया प्रति माह होगी और फिर ये नए वित्तीय वर्ष से लागू होगी। इस योजना से लाखों बुजुर्गों को लाभ होगा, जो कि अब तक आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस निर्णय को बुजुर्गों के सम्मान और फिर उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह योजना बिहार में बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के आई है, क्योंकि पेंशन में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और फिर उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, हाल ही में सारण जिले के जलालपुर से पुलिस ने एनजीओ की मदद से 12 लड़कियों को रेस्क्यू किया था, जिसमें 2 नेपाली लड़कियों को भी बताया गया था। लड़कियों को नेपाली दूतावास के माध्यम से उनके घर पहुंचाया गया है, जिसके बाद ये मामला सरकार की नजर में आया है। नेपाल सरकार ने इस कार्य के लिए सारण के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष को प्रशस्ति पत्र भेजा है। दरअसल एसपी कुमार आशीष ने छपरा जिले में ऑर्केस्ट्रा संचालकों का एक ऐसा गिरोह का पता लगाया जो कि आपस में जुड़े हुए थे। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ झारखंड से लड़कियां लाकर के ऑर्केस्ट्रा में काम करवाया जा रहा था। इसके बाद एसपी ने एनजीओ मिशन मुक्ति अभियान के साथ मिलकर के बड़ी संख्या में लड़कियों को मुक्त कराया है। आपको बता दूं कि साल भर में ही अकेले छपरा में 100 लड़कियां मुक्त कराई गई है। इसे लेकर के महिला आयोग ने भी सारण के एसपी को सम्मानित किया था और अब नेपाल सरकार ने भी एसपी के कार्य को लेकर के प्रशंसा पत्र भेजा है। नेपाल दूतावास के सेकंड सेक्रेटरी सुमेश चंद्र द्विवेदी ने प्रशंसा पत्र भेजा है। एसपी लड़कियों की मदद के लिए चला रहे विशेष अभियान आवाज 2 को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, कल पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में राजद राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के हवाले से कहा कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन का समय आ गया। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और बिहार की जनता बदलाव के मोड में है। बैठक में सत्ता परिवर्तन को लेकर के रणनीति तैयार की गई है और फिर विभिन्न राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। मनोज झा ने कहा कि बैठक में संगठन चुनाव को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। पार्टी ने संगठन के सभी स्तरों पर मजबूत
मजबूत कार्यकर्ताओं को जगह देने और फिर संगठन को धारदार बनाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि ये बैठक पार्टी को नई दिशा देने और फिर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर तैयारी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचते ही राहुल गांधी होटल मोड़िया पहुंचे, जहां पर राजद कार्यकारिणी की बैठक में शुरू होने वाली थी। राहुल गांधी ने यहां तेजस्वी यादव से मुलाकात की। एक कमरे में दोनों नेताओं की बातचीत हुई, जहां एक तरफ आरजेडी की बैठक तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और की तेजस्वी से हुई मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी तय कार्यक्रम के तहत शनिवार को पटना पहुंचे। जब पटना पहुंचने पर बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया, लेकिन उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव आया। राहुल गांधी पहले एयरपोर्ट से सीधे वापस सभागार जाने वाले थे, जहां पर संविधान सुरक्षा सम्मेलन के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्हें संबोधित करना था, लेकिन पटना पहुंचते ही राहुल गांधी का कार्यक्रम बदल गया और फिर वे सीधे होटल मोड़िया पहुंच गए। आपको बता दूं कि मोड़िया होटल में कल शनिवार को राजद की कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी। जब ये बैठक शुरू होने वाली थी कि राहुल गांधी की एंट्री हुई। यहाँ पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, जो कि बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से खास मुलाकात की है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक बड़े चेहरा है, लेकिन उनके एक लौते बेटे निशांत कुमार की जिंदगी उनसे बिल्कुल अलग है। राजनीति की चमक धमक से दूर रहने वाले निशांत की कहानी चौंकाने वाली है। निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ, जब पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से उसकी शुरुआती शिक्षा हुई, लेकिन एक टीचर द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के बाद उनके पिता नीतीश ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर के उन्हें मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में भेज दिया। बाद में निशांत ने रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्नातक किया। निशांत की मां मंजू सिन्हा, जो कि एक स्कूल टीचर थी, 2007 में लंबी बीमारी के बाद दुनिया से चली गई। इस घटना ने निशांत को अंदर तक प्रभावित कर दिया। मां के निधन के बाद उन्होंने सादगी और एकांत भरा जीवन चुना। निशांत ने राजनीति में अपने पिता की राह पर चलने के बजाय अध्यात्म का रास्ता अपनाया। जहां पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक बड़े स्तंभ है, वहीं पर निशांत को राजनीति में कोई रुचि नहीं है। निशांत का कहना है कि राजनीति का जीवन उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता। उन्हें भजन सुनने और आध्यात्मिक जीवन जीने में संतुष्टि मिलती है। 49 साल की उम्र में भी निशांत ने शादी नहीं की है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की उम्र 49 साल है। जब वो 49 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। उन्होंने खुलकर कहा कि उन्हें शादी की कोई भी जरूरत महसूस नहीं होती। उनका ज्यादातर समय किताबें पढ़ने और भजन सुनने में बीतता है। निशांत मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं, जब वे बहुत कम मौकों पर सार्वजनिक रूप में नजर आते हैं। जब पिछले साल जब वे पटना के बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पहुंचे थे, तब मीडिया ने उनसे राजनीति में आने को लेकर के सवाल कर दिया। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका राजनीति में आने का कोई भी इरादा नहीं है। दोस्तों, इंटर और मैट्रिक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अब इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इस बार एडमिट कार्ड अगर किसी का खो जाता है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खो जाने के बाद भी स्टूडेंट को एग्जाम देने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि बोर्ड ने परेशानी दूर करने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। तो आइए इस नियम के बारे में आपको बता दें कि दरअसल इंटर और मैट्रिक परीक्षा देने वालों के परीक्षा को लेकर के वे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में यानी कि एडमिट कार्ड में फोटो में गलती है, उनकी परेशानी दूर करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब फोटो की गलती वाले प्रवेश पत्र के यानी कि एडमिट कार्ड के साथ उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। जिन परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड की तस्वीर में गड़बड़ी है या फिर किसी का अन्य की तस्वीर छपी है, वे छात्र अपने पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंच करके आसानी से परीक्षा दे सकते हैं। वहीं पर पहचान पत्र के लिए छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फोटो युक्त बैंक का पासबुक लेकर के परीक्षा केंद्र पर आएंगे। ऐसे परीक्षार्थी जिनके एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है, उन्हें पहचान पत्र की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करा करके परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। इसके साथ ही मूल पहचान पत्र के साथ परीक्षार्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा, जहां केंद्र निदेशक चेहरे का मिलान करके उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे। इसके बाद ही छात्र को OMR सीट और फिर डाटा उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। वहीं पर जब किसी परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड गुम हो गया हो या फिर भूल से घर पर छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में उपस्थित पत्रक में स्कैंडल फोटो से उसे पहचान करके और फिर रोल कोड से सत्यापित करके परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे।
दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राशन का उठाव करने वाले प्रत्येक कार्ड धारक की ई-केवाईसी जरूरी है। जब विभाग के निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसके बावजूद भी गोपालगंज जिले में 3,95,089 लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। अब इन लाभुकों का राशन कार्ड से नाम रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है। ये स्थिति तब है जब सरकार के स्तर पर इसके लिए 31 मार्च 2025 तक की समय निर्धारित की गई है। जहाँ इस आंकड़े में शहरी इलाके के भी राशन कार्ड धारक परिवार के लोग शामिल हैं।